नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ एंटीबॉडीज के बारे में और ह्यूमन हेल्थ यानी इम्यून सिस्टम को ही आगे प्रोसेस करते हैं। कुछ एक दो पॉइंट मैं बताना चाह रहा था कि जब गर्भावस्था होती है, ठीक है, क्या होती है गर्भावस्था, तो गर्भावस्था के दौरान आईजीजी एंटीबॉडी होता है। आईजीजी एंटीबॉडी ये मां से भ्रूण को अपरा द्वारा प्राप्त होता है। क्या होता है? अपरा द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, क्या होता है? अपरा द्वारा प्राप्त होता है। अंडरस्टैंड? इसके साथ साथ में एक IgA एंटीबॉडी भी होता है। IgA एंटीबॉडी जो क्या होगा आपके पास में? IgA एंटीबॉडी जो क्या रहेगा? जो मां के दूध में, जिसको हम कहते हैं कोलोस्ट्रम, पाया जाता है। IgA एंटीबॉडी जो मां के दूध के कोलोस्ट्रम में यानी मां के दूध में पाया जाता है। तथा एक और बात बता दूं आपको, मां के दूध में कोलोस्ट्रम में पाया जाता है। साथ साथ में ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे कि ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। क्या करता है आपके पास में? इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त मानव शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी होता है उसके बारे में बात बताऊं आपको, तो एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन होता है और प्रोटीन में भी कौन सा होता है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है। क्या होता है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है। ठीक है, ये चीज आपके पास में है। प्रोटीन इम्यूनोग्लोब्यूलिन ये आपके पास में आ रहा है, ये ध्यान रखना। और कितने एंटीबॉडी होते हैं? IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, ये 5 एंटीबॉडी होते हैं। कितने होते हैं? 5 एंटीबॉडी। IgG, A, M, E और D, ये 5 एंटीबॉडी होते हैं। ये पांचों एंटीबॉडी को आपको याद रखने का तरीका है, एक याद रख लीजिएगा गेम डी करके। गेम डी करके आप याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएगा ये। ठीक है, ये चीज याद रखना आप लोग यहाँ पे। ये 5 तरह के एंटीबॉडी है। ठीक है, इसमें 2 के बारे में हमारे विवरण दे रखा है जो हमने आपको बताया, IgG और IgA के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्वतः प्रतिरक्षा। एक टॉपिक है हमारे पास में, ऑटो इम्यूनिटी, उसके बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? स्वतः प्रतिरक्षा यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है, किसके बारे में बात करना है मेरे को? ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में बात करना है। क्या होता है ऑटो इम्यून डिजीज? हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र हमारे ही शरीर की कोशिकाओं को बाहर की कोशिकाएं समझ करके उनका भक्षण करता है, अर्थात उसके विरुद्ध में एंटीबॉडी का निर्माण कर देता है। इससे क्या होता है? हमारी शरीर की कोशिकाओं के विरुद्ध में हमारा शरीर का ही प्रतिरक्षा तंत्र एंटीबॉडी बना देता है, जिससे क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब यही आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम लोगों ने एक बात किया था जब पहला वीडियो आया था इस चैप्टर का मेरे पास में, कि हमारा शरीर या प्रतिरक्षा तंत्र, जिसमें मुख्य रूप से बात करूं मैं आपके पास में, क्या प्रतिरक्षा तंत्र, हमारा शरीर या प्रतिरक्षा तंत्र जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपके पास में, ये क्या जानता है? अपनी शरीर की कोशिका तथा अन्य कोशिका मतलब बाहर की कोशिका,
में भेद करना जानता है। लेकिन स्वतः प्रतिरक्षा में क्या होता है, वो इस संकल्पना को खो देता है, अपने और पराई की संकल्पना को खो देता है। स्वतः प्रतिरक्षा में अपने व पराय में, अपने व पराय में भेद करने की क्षमता खो देता है, ठीक है। स्वतः प्रतिरक्षा में अपने तथा पराय में भेद करने की क्षमता क्या कर देता है, खो देता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है आपके पास में, अब हमारे शरीर का प्रतिरक्षा अपने ही शरीर के अंगों की कोशिकाओं को बाहर का समझकर उनके विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण कर उसको खत्म कर देता है। क्या कर देता है, खत्म कर देता है। स्वतः प्रतिरक्षा में अपने व पराये में भेद करने की क्षमता खो देता है प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र हमारे ही शरीर की कोशिकाओं को क्या करता है, बाहर की कोशिका समझ करके उसके विरुद्ध में एंटीबॉडी बना देता है, जिससे क्या होता है कि वो एंटीबॉडी हमारे ही शरीर की कोशिका को खत्म करने लग जाता है। तो इस वजह से इसको बोलते हैं आत्महत्या करना, यानी स्वतः प्रतिरक्षा बीमारी जिसको अपन कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके पास में कि कैसे हो सकता है, आपके पास में इसमें क्या कौन सी बीमारी आपके पास में आ सकती है। उदाहरण के लिए एक बीमारी लेता हूं जिसका नाम है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। क्या होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको सामान्य भाषा के अंदर हम गठिया बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं, गठिया बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं, गठिया बीमारी। समझ गए, क्या कहते हैं, गठिया बीमारी का नाम देते हैं। समझने की कोशिश करना, गठिया बीमारी कहते हैं इसको। रूमेटॉइड अर्थराइटिस मतलब क्या हो गया, गठिया बीमारी, जिसमें जॉइंट्स के अंदर क्या होता है, पेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑटो इम्यून डिजीज यानी कि स्वतः प्रतिरक्षा का उदाहरण है। तो स्वतः प्रतिरक्षा समझ में आ गया होगा आप लोगों को अब तक। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे टीकाकरण के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, टीकाकरण। टीकाकरण के अंदर क्या चीज होती है, वैक्सीनेशन के अंदर, या वैक्सीन किसे कहते हैं, टीका किसको बोलते हैं, वो अपन बात करना है। तो टीका किसको बोला जाता है, पहले तो वो बात करते हैं अपन। टीका क्या होता है, यानी वैक्सीन क्या होता है। टीका यानी वैक्सीन क्या होता है। वैक्सीन यानी टीका। टीके के अंदर आपके पास में क्या चीज रहेगी, टीका के अंदर आपके पास में रहेगा जो इंपॉर्टेंट चीज है, जिस बीमारी का आप टीका बना रहे हैं या जिस बीमारी का आप टीका लगा रहे हैं, जैसे पोलियो वायरस का टीका अगर आप लगा रहे हैं तो उस टीके के अंदर उसी वायरस का मृत, निष्क्रिय या मतलब उसके प्रभाव को खत्म किया हुआ ही दवा होता है, ठीक है। मतलब वही प्रतिजन अपन डालते हैं टीके के अंदर। मतलब जिस बीमारी का टीका लगाते हैं, जैसे अपन मान लीजिए पोलियो वायरस का टीका लगा रहे हैं, तो उस इंजेक्शन के अंदर या वैक्सीन के अंदर क्या करेंगे, उस पोलियो वायरस के ही वायरस को मार के या निष्क्रिय करके क्या या उसके प्रभाव को खत्म करके हमारे शरीर में ट्रांसफर कर देंगे, जिसके विरुद्ध में एंटीबॉडी बनने शुरू होंगे हमारी प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा। और वो डेड या मरा हुआ जो आपके पास में आपने प्रतिजन बॉडी के अंदर डाला है, उसको वो एंटीबॉडी मार देंगे। तो प्रतिजन तो वापस बाहर निकल जाएगा, चला जाएगा,
लेकिन एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर पूरे क्या हो गया, मतलब टाइम के लिए सर्वाइव हो गया, मतलब पूरा टाइम का मतलब जीवन भर के लिए सर्वाइव हो गया। अब अगर इन केस वाकई में सच में अगर ऐसा कोई वायरस आता है आपके जीवन काल के अंदर, तो उसके विरुद्ध में पहले से क्या बने हुए हैं, एंटीबॉडी बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, एंटीबॉडी बने हुए हैं। तो टीके के अंदर आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा कि टीकाकरण का मतलब अपन यही कह सकते हैं कि मतलब जिस रोग का टीका लगाया जाता है उस रोग के ही प्रतिजन को मारकर या निष्क्रिय कर शरीर में लगाया जाता है, इसे ही टीका कहते हैं अपन। ठीक है, और इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं। अब क्या करेगा हमारे शरीर के अंदर, ये हमारा शरीर है, ठीक है, इस शरीर का ये प्रतिरक्षा तंत्र है, प्रतिरक्षा तंत्र। यहां से अपने पास में कोई भी प्रतिजन को मार के हमने यहां भेज दिया, मान लीजिए किसका है, पोलियो, और इसको क्या कर दिया, किल कर दिया, यानी मार दिया। तो जैसे ही ये शरीर के अंदर पहुंचा, तो चाहे वो मरा हुआ हो चाहे वो जिंदा हो, अपने और पराये की संकल्पना तो चलती है प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर, तो वो भी अपन को बात करना ही होगा अपने को। तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, इसके विरुद्ध में एंटीबॉडी बनाता है। क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है, और ये एंटीबॉडी इसको क्या कर देता है, मार देता है। ठीक है, क्या कर देगा, मार देगा। जब ये एंटीबॉडी इसको मार देगा, तो ये जब एंटीबॉडी इसको मार देगा यानी खत्म कर देगा, तब क्या होगा, ये प्रतिरक्षा तंत्र ने एंटीबॉडी बनाया, इस एंटीजन को खत्म कर दिया, तो ये तो बाहर चला गया, लेकिन ये एंटीबॉडी क्या हो गया, जीवन पर्यंत हमारी बॉडी के अंदर सर्वाइव कर गया। क्या कर गया, सर्वाइव कर गया। अब यहां पे आपके पास में क्या हो रहा है, अब यहां पे आपके पास में जो चीज आ रही है वो आप समझने का प्रयास कीजिए कि अगर फ्यूचर के अंदर, भविष्य के अंदर अगर सेम प्रतिजन पुनः एंटर करता है, तो उसके विरुद्ध में पहले से ही क्या है, एंटीबॉडी बना हुआ तैयार है। वो एंटीबॉडी या तो इसको एंटर ही नहीं होने देगा, और अगर एंटर होगा तो वो उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा, यानी मार देगा। क्या कर देगा, खत्म कर देगा, यानी कि मार देगा। ये प्रक्रिया होती है टीकाकरण के अंदर। क्या होती है बेटा, ये प्रक्रिया टीकाकरण के अंदर होती है। ठीक है ना, और ये जो अपन जिस रोग का टीका लगा उसके प्रतिजन को मार करके डालते हैं ना, तो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में डाला जाता है। तभी तो कभी कभी टीका लगाने के बाद बुखार वगैरह आ जाता है। वो क्यों आता है, क्योंकि अपन ने कोई दवा नहीं दी है उसमें उसी बीमारी का प्रतिजन को मार करके हमने क्या किया है, बॉडी के अंदर एंटर करवाया है। ठीक है, क्या किया है, बॉडी के अंदर एंटर करवाया है, उसी बीमारी को मार करके, उसी बीमारी के प्रतिजन को मार करके बॉडी के अंदर एंटर करवाया है। समझ रहे हैं मेरी बात को, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो वो मार करके क्या किया है, अंदर एंटर करवा दिया है, जिससे क्या हो कि उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाए। प्रतिरक्षा तंत्र को बेवकूफ बनाना है भाई, कुल मिला के बात ये है, ताकि एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर सर्वाइव कर जाए। ठीक है, और ये उपार्जित प्रतिरक्षा में होता है। उपार्जित प्रतिरक्षा मतलब जो आप शरीर के अंदर गेन करते हो। ठीक है, जैसे कि आपके पास में यहाँ पे टीकाकरण है, टीकाकरण जो होता है वो आपके पास में सक्रिय प्रतिरक्षाकरण का उदाहरण है। किसका, सक्रिय प्रतिरक्षाकरण, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप लोग देख सकते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी जो उपार्जित प्रतिरक्षा का प्रकार है, एक क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा का एक प्रकार है। ठीक है ना, ये याद रखना आप लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो सबसे पहले क्या था, एडवर्ड जेनर नाम का साइंटिस्ट था, जिसने गो चेचक का प्रयोग कर पहली बार क्या किया था, आपके पास में वैक्सीन बनाता है। सबसे पहले एडवर्ड जेनर, साइंटिस्ट का नाम याद रखना आप, इसके अंदर कौन सा साइंटिस्ट था, एडवर्ड जेनर नाम का साइंटिस्ट था। ठीक है, क्या नाम था, एडवर्ड जेनर नाम का साइंटिस्ट था, जिसने क्या किया था, गो चेचक, काउ पॉक्स का प्रयोग करके पहली बार क्या किया था, चेचक का टीका लगाया था। किसका प्रयोग करके, काउ पॉक्स, गो चेचक का प्रयोग करके क्या किया था,
गोचेचक का प्रयोग करके उसके ऊपर, मतलब कि एक बालक के ऊपर क्या किया था इसने, टीका लगाया था। किसका टीका लगाया था? सबसे पहले चेचक का टीका लगाया था। किसका टीका लगाया था? चेचक। ठीक है, चेचक का टीका लगाया था। चेचक का टीका लगाया और इसके लिए इनको एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीकाकरण का जनक। किस साइंटिस्ट को कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। टीके आपके पास में 4-5 प्रकार के होते हैं। टीके के प्रकार की अगर अपन बात करें, टीके के प्रकार, टीके के प्रकार में पहला आएगा जीवित टीके, यानी कि लाइव और एटेन्यूएटेड वैक्सीन जिसको अपन कहते हैं। जीवित तनुकृत दुर्बलीकृत अथवा क्षीण टीके जिसको अपन कहते हैं। पहला नाम क्या आएगा? बड़ा ही पेचीदा नाम है, जीवित। अच्छा, छोटी की मात्रा आएगी जीवित के अंदर। जीवित तनुकृत अथवा क्षीण टीके, ये पहला आएगा आपके पास में, जीवित तनुकृत अथवा क्षीण टीके। इसके अंतर्गत क्या होगा? इस टीके के लिए क्या होता है? रोगजनक वायरस को उत्तक संवर्धन अथवा जंतु भ्रूण मुर्गी, जैसे मुर्गी के भ्रूण में कई पीढ़ी तक संवर्धित करते हैं। ठीक है ना, जिससे उसमें मानव में प्राकृतिक का गुण नष्ट हो जाता है, परंतु ये वायरस मानव में प्रतिरक्षी तंत्र द्वारा पहचाना जा सकता है। ठीक है ना, यानी कि अगर अपन ने क्या किया, जीवित टीके हैं यहाँ पे। कौन से टीके हैं? जीवित टीके। कैसा टीका आया? जीवित टीके। ठीक है, जीवित टीके हैं अपने पास में यहाँ पे ये। तो जीवित क्षीण टीके जो होते हैं अपने पास में, इसमें रोगजनक मुख्य रूप से कौन रहता है? वायरस। क्या रहता है? वायरस। मतलब वायरस के अगेंस्ट में लगा रहे हैं। ठीक है ना, रोगजनक वायरस जो भी होता है, जो रोग फैलाने वाला होता है, उसको उत्तक संवर्धन या जंतु भ्रूण, यानी कि या तो अपने पास दो रास्ते हैं, या तो क्या कर दीजिए, उत्तक संवर्धन या जंतु भ्रूण। क्या कर दीजिए? जंतु भ्रूण। उत्तक संवर्धन या जंतु भ्रूण में कई पीढ़ियों तक संवर्धित करवाते हैं। ठीक है ना, क्या करेंगे? कई पीढ़ियों तक संवर्धित करवाते हैं, जिससे इसका प्रभाव खत्म हो जाता है, लेकिन हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र इसकी पहचान कर लेता है और उसके विरुद्ध में क्या करेगा? एंटीबॉडी बनाएगा। ठीक है ना, याद रखना ये चीज को। उदाहरण के लिए रूबेला, खसरा, रोटा वायरस, ये सब एग्जाम्पल है इसके। मम्स, रूबेला, खसरा, रोटा वायरस। ठीक है, ये इसके क्या है आपके पास में? एग्जाम्पल है। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन भी है, वो भी इसी का एग्जाम्पल है अपने पास में। तो ये आपके पास में क्या होता है? लाइव टीके होते हैं। और दूसरे होते हैं आपके पास में मरे हुए टीके, जिसको अपन कहते हैं। 2 नंबर पे अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो 2 नंबर पे हमारे पास में क्या चीज आ जाएगी? मरे हुए जीवों अथवा निष्क्रिय जीव टीके। तो अपन सिंपल लिख लेते हैं क्या? मरे हुए टीके। मरे हुए टीके बहुत ही कॉमन सा रहेगा इसके अंदर आपके पास में। मरे हुए टीकों के अंतर्गत क्या रहेगा? इस प्रकार के टीके एक रोगजनक को निष्क्रिय करके बनाए जाते हैं। ठीक है ना, क्या करेंगे अपन? रोगजनक को इसमें निष्क्रिय करेंगे। निष्क्रिय कर बनाए जाते हैं। क्या किया जाता है? निष्क्रिय कर बनाए जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसके लिए क्या करते हैं? रोगजनक को गर्म करते हैं।
ठीक है ना। ये रसायन जैसे फॉर्मएल्डिहाइड का उपयोग करके रोगजनक का विभाजन करने की क्षमता को नष्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, रोगजनक को क्या कर सकते हैं, या तो गर्म करेंगे या रसायन द्वारा उपचारित करेंगे। क्या करेंगे, उपचारित करेंगे, रसायन के द्वारा उपचारित, गर्म करेंगे या रसायन द्वारा उपचारित करेंगे। ये जो रसायन होगा आपके पास में, ये हो सकता है फॉर्मएल्डिहाइड, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो दोनों आपके पास में आ रहे हैं उपयोग, इससे क्या करते हैं, रोगजनक का कोशिका विभाजन रोकने के लिए, जिससे कोशिका विभाजन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा इसका, ठीक है ना, कोशिका विभाजन को रोकने के लिए या उसकी क्षमता को नष्ट करने के लिए। लेकिन इसका एंटीजन का गुण बरकरार रखेंगे अपन रोगजन का, ताकि उसके विरुद्ध में एंटीबॉडी बन सके। लेकिन इसके एंटीजन का गुण बरकरार रखते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, लेकिन इसके एंटीजन का गुण बरकरार रखते हैं, जिससे क्या हो कि उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन सके, ठीक है, ताकि ये शरीर के अंदर जाएगा तो इसके अगेंस्ट में क्या बन सके, एंटीबॉडी बन सके। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस टीका, उदाहरण क्या रहेगा इसका आपके पास में, उदाहरण आपके पास में इसके अंदर आएगा, क्या चीज हो सकती है, टाइफाइड, हैजा, कुकर खांसी, टाइफाइड, हैजा, कुकर खांसी, ठीक है, इनके टीके होते हैं वो इसमें लगते हैं। उसके अलावा रेबीज, हेपेटाइटिस, पोलियो का भी इसी में आता है, रेबीज, हेपेटाइटिस, पोलियो, इसका इसी में ही आता है, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को, ये सब इंजेक्शन इसी में ही आते हैं, आपके पास में शामिल होते हैं। तीसरा होता है अविष टीके, क्या होता है, अविष टीके। अविष टीकों में क्या होता है, जिसमें विष ना हो, जहर ना हो। कुछ जीवाणु जनित रोग होते हैं वो सीधे जीवाणु के कारण नहीं होते हैं, बल्कि इसमें जो विष होता है उसके कारण होते हैं। जैसे कि अगर अपने पास में यहाँ पे जीवाणु है कोई, ठीक है, जीवाणु ने अपना जो जहर है वो किसी ऑब्जेक्ट पे छोड़ दिया, ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के माध्यम से ये जो विष है वो मानव में प्रवेश करेगा। कहाँ प्रवेश करेगा, मानव के अंदर प्रवेश करेगा, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। जैसे कि आपको बता देते हैं कि टेटनस है, इसका लक्षण क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई जीवाणु कारण नहीं होता, ठीक है, मतलब जैसे अगर एक बीमारी है, रोग है, रोग का नाम है टिटनस, रोग जिस जीवाणु जो होता है जिसकी वजह से हो सकता है, जिससे जहर निकलता है, वो है क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। ये जो क्लोस्ट्रीडियम टिटनी है ये विष यानी कि जहर उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, जहर उत्पन्न करता है, ठीक है, क्या उत्पन्न करता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी जहर को उत्पन्न करता है। और ये जो जहर होता है उसका नाम होता है आपके पास में न्यूरोटॉक्सिन टिटेनोस्पार्समीन, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन टिटेनोस्पार्मिन। और ये जो जहर होता है वो किसी ऑब्जेक्ट पे लग जाता है, ठीक है ना, इसके कारण क्या होता है, टिटनस होता है। इस जहर के कारण होता है, इस बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया ये जहर मतलब स्त्रावित करता है, ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, टिटनस रोग होता है। क्या होता है अपने पास में, इसके कारण टिटनस रोग उत्पन्न होता है। इसके बचाव के लिए अविष टीकों का उपयोग करते हैं। अविष टीकों का निर्माण क्या करते हैं, रासायनिक या भौतिक रूप से बनाया जा सकता है, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। अविष टीकों में एग्जाम्पल है आपके पास में डिप्थीरिया, टिटनस तो आ ही रहा है इसके अंदर, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट रेडीमेड एंटीबॉडी टीका देते हैं,
ये भी चीज इसमें देखी गई है। अब आता है संयुग्मी या इकाई टीके, चौथे नंबर पे आ रहा है संयुग्मी या इकाई टीके। ये आपके पास में आएगा, क्या आ रहा है, संयुग्मी या इकाई टीके। ठीक है, ये आपके पास में आ रहा है संयुग्मी या इकाई टीके। इसमें क्या होगा, संयुग्मी टीके जो होते हैं वो रिकॉम्बिनेंट टीकों के समान होते हैं। रिकॉम्बिनेंट पता है क्या होता है, पुनर्योगज के समान। पुनर्योगज के समान का मतलब, पुनर्योगज कैसे बनता है, पुनर्योगज 2 डीएनए से बनता है। एक जो होता है आपके पास में वाहक डीएनए और एक जो होता है आपके पास में वो हो जाता है विदेशी डीएनए। जब विदेशी डीएनए वाहक डीएनए के साथ में मिलता है तो बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि पुनर्योगज डीएनए। तो इस टीके के अंदर भी हम लोग 2 चीजों का आपस में जोड़ करके बनाएंगे, 2 अलग अलग घटकों के योजन से बनता है। किससे बनता है ये टीका 2 अलग अलग घटकों के योजन से बनता है। क्या होता है, 2 अलग अलग घटकों के योजन से बनता है। ठीक है, याद रखना इसमें जीवाणुओं के आवरण, जीवाणु का जो आवरण है उसके टुकड़े का यूज करते हैं। ठीक है ना, याद रखना। मतलब अपन 2 चीजें क्या लेंगे कि अपने पास में एक तो ले लिया जीवाणु का आवरण का टुकड़ा ले लिया अपन ने, इसको अपन लेंगे, वो आपके पास में किससे क्रॉस कराएंगे, वो है प्रोटीन से। जब दोनों को जोड़ेंगे तो एक प्रोडक्ट बनाएंगे, एक टीका बनेगा या एक उत्पाद बनाएंगे। उससे हम क्या कर रहे हैं, टीके का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, रासायनिक रूप से जोड़ करके। अब इस टीके को अपन क्या कर सकते हैं, संयुग्मन वैक्सीन के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इकाई टीके में क्या होता है, ये तो संयुग्मी हो गया। अब इकाई टीके की क्या बात होती है, इकाई टीका जो होता है उसमें प्रतिरक्षा प्रणाली से प्रतिरक्षा अनुक्रिया को उत्तेजित करते हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज में। यानी अपन सिर्फ एक काम करेंगे कि जो रोगजनक होगा का एक हिस्सा, रोगजनक का केवल एक हिस्सा जो है उसको यूज करते हैं। क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। किस चीज के लिए यूज करते हैं उसको अपन लोग, उसको यूज करते हैं, ध्यान रखना किस चीज के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए, यानी कि टीका बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, लक्षित रोगजनक का एक हिस्सा उपयोग करते हैं और इसको प्रोटीन के साथ में जोड़ करके फिर अपन क्या करते हैं, टीका बनाते हैं। तो ये याद रखना। इसमें एक उदाहरण देता हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। क्या आएगा, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आएगा। अब अंतिम चरण पे आते हैं, 5 नंबर पे आता है अभ्यांतरिकी टीके। अभ्यांतरिकी टीके, रिकॉम्बिनेंट टीके जिनको बोलते हैं अभ्यांतरिकी टीके, आजकल ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए पुनर्योगज डीएनए की सहायता का यूज करना चाहिए, जो आपने जैव तकनीक में पढ़ा होगा। बड़े पैमाने पर टीके का उत्पादन करने के लिए पुनर्योगज डीएनए तकनीक का यूज किया जाता है, जिससे कम समय में अधिक मात्रा में क्या होता है, डीएनए बन जाते हैं, मतलब टीके बन जाते हैं। रोग कारक एंटीजन को यीस्ट या जीवाणु से निर्मित करते हैं, क्योंकि वही उसमें वाहक के भूमिका निभाते हैं पुनर्योगज डीएनए के अंदर। तो रोग कारक है अपन जिसकी बात करते हैं, रोग कारक जो अपन कह रहे हैं कि एंटीजन जो होते हैं, जो भी एंटीजन है, एंटीजन को यीस्ट व बैक्टीरिया की मदद से उत्पन्न करते हैं।
ठीक है, निर्मित किया जाता है। क्या कहता है? निर्मित किया जाता है। ठीक है, ये बात आप थोड़ी सी यहाँ पे दिमाग में रख लीजिएगा। उदाहरण के लिए हेपेटाइटिस बी का टीका होता है इसके अंदर। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा आपके पास में? हेपेटाइटिस बी का टीका। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बता दिया है स्टूडेंट्स? यहाँ पे मैंने आपको टीकों के 5 प्रकार बता दिए हैं। जीवित, तनुकित अथवा क्षीण टीके, मृत टीके, अविष्ट टीके, संयुग्मी टीके और अभियांत्रिकी टीके। अर्थात ये अध्याय तो हमारे पास इतना ही था स्टूडेंट्स। इस अध्याय में इतना कोई ज़्यादा खास है नहीं। तो अगर इस अध्याय की मैं थोड़ी सी और बातचीत कर लूँ आपके पास में, तो मेरे को अलग से क्वेश्चन का वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा। इसी वीडियो में मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके पास में थोड़ा बहुत कि क्या क्या क्वेश्चन पुट ऑन हो सकते हैं। वो क्वेश्चंस लिखता हूँ मैं आपके पास में, वो आपको याद रखने होंगे। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं मैं यहाँ पे, फिर उनको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। मां के प्लासेंटा द्वारा भ्रूण को कौन सा एंटीबॉडी प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करता हूं आपके पास में। क्लोस्ट्रम में पाए जाने वाले एंटीबॉडी का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर लेता हूं यहां पे आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आ जाएगा देखिएगा, थोड़ा कलर चेंज करते हैं अब हम लोग यहाँ पे। हाँ, टीकाकरण के जनक का नाम लिखिए। एक इसमें ये भी बना सकते हैं आप लोग, टीकाकरण को परिभाषित कीजिए। टीकाकरण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए? टीकाकरण को परिभाषित कीजिए। इसके अलावा आप और क्या बना सकते हैं इसके अंदर सवाल कि सक्रिय क्या नाम है आपका इसमें जो होती है ना, प्राकृतिक प्रतिरक्षा तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर बताइए। अंतर लिखिए। 6-7 क्वेश्चन मैंने यहाँ 6 क्वेश्चन लिखे हैं आपके पास में, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर से तात्पर्य, सक्रिय प्रतिरक्षा होती है वो एंटीजन के ऊपर आधारित होती है। अर्थात शरीर के अंदर जब कोई जीवाणु या कोई प्रतिजन प्रवेश करेगा तो उसके विरुद्ध में हमारा इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र क्या करेगा? एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात आ जाएगी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो होती है वो डायरेक्ट एंटीबॉडी के ऊपर बेस होती है, उसमें रेडीमेड एंटीबॉडी डाला जाता है। मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा, उसमें अंतर बता रखा है। सक्रिय प्रतिरक्षा अच्छी होती है, लंबे समय तक चलती है, लेकिन इसका जो रेस्पॉन्स आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अच्छा आता है रेस्पॉन्स। निष्क्रिय प्रतिरक्षा का रेस्पॉन्स होगा वो हैंड टू हैंड आएगा। एंड निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो होगी आपके पास में, उसके अंदर आपके पास में एंटीबॉडी ही डालेंगे, लेकिन वो कम समय तक ही क्या होती है? इम्यूनिटी प्रदान कर पाती है। सक्रिय प्रतिरक्षा के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आते हैं, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा के साइड इफेक्ट आ सकते हैं। ये भी ध्यान रखना होगा आप लोगों को। ऑलराइट ना। नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? माँ के सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण आपके पास में पोलियो या जो टीकाकरण अपन कहते हैं वैक्सीनेशन, वो सक्रिय प्रतिरक्षाकरण ही है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा के अंदर डायरेक्ट जो टीके लगाते हैं, टिटनी हो गया, डिप्थीरिया हो गया, इनके एग्जाम्पल आ जाएंगे।
माँ के प्लासेंटा के द्वारा भ्रूण को कौन सा एंटीबॉडी प्राप्त होता है? तो IgE एंटीबॉडी होता है, वो माँ के मतलब माँ के प्लासेंटा के द्वारा भ्रूण को प्राप्त होता है गर्भावस्था के अंदर। क्लोस्ट्रम होता है मदर के द्वारा निकलने वाला, जो मदर की स्तन ग्रंथियों द्वारा जो दुग्ध निकलता है उसको हम लोग क्लोस्ट्रम कहते हैं। क्लोस्ट्रम के अंदर IgA एंटीबॉडी पाया जाता है। ये एंटीबॉडी प्रतिरक्षा की दृष्टि से बहुत ही क्या होता है? उपयोगी होता है। टीकाकरण के जनक का नाम एडवर्ड जेनर होता है। कौन होता है? एडवर्ड जेनर है जो टीकाकरण के जनक का नाम है। टीकाकरण को परिभाषित कीजिए। टीकाकरण को परिभाषा अगर मैं देता हूं आपके पास में, तो क्या चीज होती है कि मृत या मतलब रोगजनक जिस किसी भी रोग का टीका बनाया जाता है, लगाया जाता है, उसमें उसी रोग के प्रतिजन को मार करके या फिर निष्क्रिय करके शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। तो शरीर के अंदर प्रवेश करवाने की प्रक्रिया टीकाकरण है। टीके को शरीर के अंदर प्रवेश करवाने की प्रक्रिया टीकाकरण है, जिसके विरुद्ध में हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। प्राकृतिक प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। प्राकृतिक प्रतिरक्षा जो होती है वो हमेशा जिसके ऊपर आधारित होती है वो होते हैं अवरोध के ऊपर। अवरोध होते हैं उनके ऊपर प्राकृतिक प्रतिरक्षा आधारित होती है। और उपार्जित प्रतिरक्षा जो है आपके पास में वो किसके ऊपर आधारित होती है? एंटीबॉडी के ऊपर आधारित होती है। प्राकृतिक प्रतिरक्षा सभी में कॉमन होती है, जन्मजात होती है, आनुवांशिक होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के अवरोध, शारीरिक अवरोध, त्वचा हो गया, म्यूकस हो गया, फिजियोलॉजिकल बैरियर आ गए, उसके अलावा साइटोकाइनिन बैरियर आते हैं, उसके अलावा भी आपके पास में कई सारे जैसे फैगोसाइटिक बैरियर आता है, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम बैरियर आता है, पूरक तंत्र का बैरियर आता है। तो अलग अलग रोधक होते हैं, उनकी मदद से क्या होता है? हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान की जाती है, सभी में कॉमन रहती है। जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा जो है वो हमको जीवन काल के अंदर गेन करनी पड़ती है या जीवन काल के अंदर प्राप्त करनी पड़ती है। उपार्जित प्रतिरक्षा एंटीबॉडी के ऊपर आधारित होती है। यदि कोई प्रतिजन आपके बॉडी के अंदर एंटर करेगा, साथ ही साथ में एक और बात बता दूं, उपार्जित प्रतिरक्षा स्मृति कोशिका के ऊपर भी आधारित होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा के अंदर आपके पास में क्या आता है? उपार्जित प्रतिरक्षा के अंदर आपके पास में आता है कि एंटीबॉडी के ऊपर आधारित है और स्मृति कोशिका के ऊपर आधारित है। यदि कोई प्रतिजन आपके शरीर में प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध में हमारा प्रतिरक्षा तंत्र एंटीबॉडी बनाता है। ये एंटीबॉडी उस प्रतिजन को मारता है। क्या करता है? मारता है। ये एंटीबॉडी उस प्रतिजन को मारता है, खत्म करता है। उसके बाद में आपके पास में उसके विरुद्ध में क्या होती है? एंटीबॉडी बनती है, वो जीवन पर्यंत सर्वाइव रह जाती है। ठीक है। और अगर शरीर के अंदर दोबारा से वही प्रतिजन प्रवेश करेगा तो उसके विरुद्ध में एंटीबॉडी पहले से तैयार होंगे और दूसरी बार जो मतलब रिस्पॉन्स आएगा वो बहुत ही क्या होगा? फास्ट आएगा। तो ये कुछ मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी डिस्कस करवा दिए इसी वीडियो के अंदर ही। जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास में ये जो चैप्टर था वो इतना ही था प्रतिरक्षा तंत्र का, जो हम लोगों ने क्या कर दिया है? फिनिश कर दिया है। अब अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में बातचीत करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ डिजीज वगैरह सब उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जब तक आप इसके थोड़े नोट्स बनाते रहिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आता भी नहीं है इसके ऊपर से, छोटा क्वेश्चन गिरता है इसके अंदर से, ये चीज़ ध्यान रखेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को अपन इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं अलग अलग संक्रमित असंक्रमित बीमारियों के क्लासिफिकेशन, वाटर बॉर्न डिजीज, एयर बॉर्न डिजीज, इंसेक्ट बॉर्न डिजीज, कौन सी बीमारियां कहाँ से निकलती है उनके बारे में बातचीत करते हैं अगले वीडियो के अंदर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।